गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुगल स्थापत्य कला में क्या क्या था, देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला को एक तरह से द्वितीय क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्लासिकल युग क्यों? क्योंकि पहली बार हम लोग देखते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद में हम लोगों का एक तरह से मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्य काल और गुप्त काल का जो मिक्स्ड उस टाइम में जो भी चीज हुई उत्तर भारत में, वो सारी की सारी प्रथम क्लासिकल युग के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर अलग अलग इन्वेंशन हुए, अलग स्थापत्य कला, भवन निर्माण है, इस तरह से मूर्ति निर्माण है। हम लोग उसके लिए ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं, जैसे गुफा, आज भी अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो प्रसिद्ध है, जो कि मौर्यन काल में बनी थी। उसके अलावा गुप्त काल में आप देखते हैं मंदिरों का स्थापत्य कला देखने को नहीं मिलता। ऐसा आज का अनूठा जो प्रयास है वो मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। मुगल काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस काल में पहली बार पहला पॉइंट जो आपको नोट करना वो है, पहली बार आला आकार और अलंकरण की विविधता का प्रयोग निर्माण के लिए पत्थर के अलग प्लास्टर और पच्चीकारी या पित्र ड्यूरा का प्रयोग किया गया। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं आकार किसी भी वस्तु का निर्माण के लिए इन्होंने अलग से प्लास्टर जो है उसका निर्माण किया गया, जिसे पच्चीकारी या पित्र ड्यूरा का प्रयोग कहा गया है। सेकेंड, इसका जो स्पेशल क्वालिटी थी वो थी कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप था। यानी कि मुगल काल में के टाइम में हम बाबर से लेकर औरंगजेब और उसके बाद में आने वाले जिनके भी जो भी बादशाह थे उनके द्वारा निर्मित स्थानों की बात करते हैं, तो उसमें मध्य एशिया का हमको अनूठा जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें कभी इस्लाम और भारतीय कला का मिश्रण भी है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता था कि ये लोग जो थे मुगल थे, ये अपने साथ जो आए थे वो कारीगर है, मजदूर है, वो लोग भी इनके साथ में आए थे। उसके अलावा मुगलों के खुद के इस्लामी जो मुसलमान मजदूर थे, कारीगर थे, जो कलाकार हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से बनाते थे, और भारतीय कलाकार जो थे वो अपने हिसाब से। तो दोनों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें फारसी, तुर्की, गुजराती, बंगाली, फारसी, कौन सी लैंग्वेजेस, फारसी, तुर्की, गुजराती, बंगाल एवं गुजरात आदि स्थान की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। तीसरा जो क्वालिटी है मुगल कालीन स्थापत्य कला की बच्चों, वो है सजावट के लिए संगमरमर पर जवाहरात जड़ाने का कार्य ये किया जाता था। यानी कि संगमरमर पर, जैसे आप लोग देखते हो मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन किसको नहीं पता, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और वो इंडिया से इसे लेकर चले गए थे, ठीक है। तो मयूर सिंहासन सजावट के लिए मंदिर संगमरमर पर जवाहरात जड़ाऊ कार्य। इसके अलावा मुगल कालीन स्थापत्य कला में फूल पत्ती, बेल बूटे सफेद मरमर से जड़ाए जाते थे। यानी कि फूल पत्ती का निर्माण है, बेल बूटे बनाने हैं, ये इनके स्थापत्य कला की क्या है, विशेषता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला में गुंबद और बुर्जों को कलश से सजाया जाता था। भवन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था। भवन धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रयोजन हेतु बनाए गए थे। बलुए पत्थर और संगमरमर का अधिक प्रयोग, जैसे आप लोग जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज याद कर सकते हो। सबसे पहले इसे सेकंड क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेकंड क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट क्लासिकल युग कौन सा था? तो सीधा सीधा है जब गुप्त काल था, उसे प्रथम क्लासिकल युग के पहली बार भारत में देखने को मिलता है। किस तरह से भवन निर्माण है, किस तरह से किलों को बनाते थे, महलों का निर्माण है, मूर्ति किस तरह से बनती थी, ठीक है। तो उसके अलावा सेकंड क्या है कि मध्य एशिया के इस्लाम और भारतीय कला का मिश्रित रूप। तीसरा इसका कि स्पेशल क्वालिटी के संगमरमर पर जवाहरात के जड़ाऊ कार्य किए जाते थे। उसमें क्या यूज होता था? फूल पत्ती है, बेल बूटे हैं, ये यूज में आते थे। नेक्स्ट इनका क्या था कि ये जो भवन निर्माण है वो किसी भी तरह से भवन धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रयोजन हेतु बनाए गए थे, जिसमें बलुआ पत्थर और संगमरमर का सबसे ज्यादा प्रयोग है। मुगल कालीन स्थापत्य का शासकों द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाता था। मकबरे और मस्जिदों का एकीकृत निर्माण पहली बार लोधी शासकों ने किया, किंतु इस एकीकरण की पूर्णता मुगल काल में आई। शाहजहां के काल में उभार वाले गुंबद और अनेक स्तरों वाले मेहराबों का प्रयोग शुरू हुआ। यानी कि मस्जिदों का निर्माण है, मकबरे किस तरह से निर्मित होंगे। आप देखते हैं आज का जो हमारे 7 वंडर्स में सम्मिलित है ताजमहल, विश्व प्रसिद्ध धरोहर है ना, तो वो भी क्या है? मकबरा ही है। उसके अलावा आप हुमायूं का मकबरा, इसके बाद अकबर का मकबरा, ये सारे के सारे जब देखते हो तो आपको वो है तो मकबर है, लेकिन उन्हें इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आज भी टूरिज्म जो है उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मुगल कालीन स्थापत्य कला और शैलिया में कौन कौन से हैं? बाबर कालीन स्थापत्य, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यानी कि हमको बाबर के टाइम में
हुमायूं के टाइम में, अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, शाहजहां के टाइम में और औरंगजेब के टाइम में। कौन कौन से स्थापत्य है अलग अलग, मेजर ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेजर इनके टाइम में क्या निर्माण कार्य हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाबर कालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो बाबर का क्या था कि बाबर का टाइम पीरियड आपको अच्छे से पता है 1526 से लेकर 1530। तो उसने भारत में कुछ बनवाया नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें बनवाई हैं, तो वो हम याद करेंगे, ठीक है। तो बाबर को गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में अधिक रुचि थी, यानी कि बाबर जो था ऐसा नहीं था कि मकबरे बनाए, मस्जिद बनाए। बाबर ने जो बनवाया एक आराम बाग बनवाया है ना, वो कहाँ बनवाया तो आपको अच्छे से पता है, आगरा में। तो बाबर को गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में अधिक रुचि थी। बाबर ग्वालियर की स्थापत्य कला से बहुत अत्यधिक प्रभावित था। सेकंड पॉइंट, बाबर ने अपने गैर धार्मिक कार्यों के तहत मुख्य रूप से ईरानी शैली पर आधारित बगीचे लगवाए और मंडप बनवाए। मैंने बताया था आराम बाग। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि बाबर ने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और रुहेलखंड के संबल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि एक तो पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद बनवाई और रुहेलखंड के संबल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। पानीपत की मस्जिद का निर्माण पहली बार कहाँ किससे हुआ था? ईंटों से हुआ था। बाबर के द्वारा मस्जिद और अन्य स्मारक बनाने के लिए कुस्तुनतुनिया से अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन निर्माताओं शिनान के शिष्यों को आमंत्रित किया गया, परंतु वो भारतीय परिवेश की वजह से नहीं आ सकते थे। तो इस तरह से उनके सामने देखो, अब बाबर का एक ही निर्माण कार्य है, वो आपको याद रखना है, वो है आराम बाग। आराम बाग किसने बनवाया था? बाबर ने। ये जो आप देख सकते हो ये किसने बनवाया था? बाबर ने। पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार है, उसके अनुसार कुस्तुनतुनिया से कलाकार बुलाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि यदि इस प्रसिद्ध स्कूल का कोई शिष्य भारत आया होता तो मुगल कालीन स्थापत्य पर बाइजेरियन कला का भी प्रभाव दृष्टिगोण होता। यानी कि पर्सी ब्राउन कहता है कि कुस्तुनतुनिया से जो वो कलाकार बुलाना चाहता था बाबर, लेकिन भारतीय परिवेश की वजह से नहीं आ पाया। इसी वजह से अगर ऐसा हुआ होता तो मुगल कालीन स्थापत्य कला पर बाइजेरियन कला जो है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता। बाबर ने क्या क्या बनवाया? तो कश्मीर का निशान बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की तराई में पिंजौर बाग, ये जो है बाबर ने बनवाए थे। और आराम बाग कहाँ पर बनवाया था? आगरा। ये इंपॉर्टेंट नोट डालकर ये चीज भी आप लिख सकते हो कि ये जब बनवाया था यहीं पर बाबर की मृत्यु हुई थी और बाबर को यहीं पर पहले दफनाया गया था। बाबर को दफनाया कहाँ पर गया था? आराम बाग में। कहाँ पर? आगरा में। लेकिन इसके बाद में आपको पता है इनका पोता आता है जिसका नाम क्या है? अकबर। अकबर तुझके बाबरी इनके द्वारा जो लिखी गई है, बाबर द्वारा जो लिखी गई है आत्मकथा, उसका नाम क्या है? बाबरनामा तुझके बाबरी। इसका जब ट्रांसलेशन टर्की भाषा से फारसी भाषा में होगा तब उसमें उनकी अंतिम इच्छा जो है पहली बार उजागर होगी। और बाबर की अंतिम इच्छा क्या थी कि वो कहाँ पर? काबुल में रहना चाहते थे, यानी कि काबुल में उन्हें वापस से दफनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं कालीन। हुमायूं ने दिल्ली में क्या बनवाया था? दीन पनाह भवन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त आगरा, हिसार में 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। यह फारसी स्थापत्य शैली पर आधारित है और भवन आज पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये इसी टाइप के जो किले हैं, निर्माण कार्य है, वो कौन करवाता था? हुमायूं के टाइम में हुआ था। तो देखो, आराम बाग का निर्माण बेसिकली बाबर ने, हुमायूं ने क्या बनवाया? दीन पनाह भवन का स्थापना, उसके अलावा अतिरिक्त आगरा, हिसार में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया और इन्हें आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये देखो, आप देख सकते हो कि ये क्या है? हुमायूं टोम्ब है, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है वो यहीं पर है। अब अकबर ने क्या बनवाया था? नेक्स्ट तीसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं, अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का निर्माण काल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के काल में बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हुए। इस दौरान भारतीय इस्लामी स्थापत्य की मिलीजुली शैली का विकास हुआ। नोट डालकर आप ये भी लिख सकते हैं कि अकबर राजपूत संबंध जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं राजस्थान के क्षेत्र में, और राजस्थान की जो स्थापत्य है उसको भी मुगल लोगों ने क्या किया है? प्रभावित किया। जैसे आज वर्तमान में हम जयपुर जैसे क्षेत्र देखते हैं, तो जयपुर में भी मुगल कला का, जैसे मिर्जा राजा मान सिंह थे तो उस टाइम में बहुत अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर कालीन स्थापत्य कला में हमको देखना है एक तो संरचना स्वरूप कैसा होता था और भवन परियोजना क्या होती थी। संरचना स्वरूप में क्या होता था? ये राहगीरों का यानी कि अधिकतम प्रयोग करते थे, उसके अलावा मेहराबों का प्रयोग करते थे, अलंकरण। मेहराब मतलब जो ये डिजाइन होती थी गुंबद टाइप की, उसको थोड़ा सा अलग से बनाना। उसके अलावा भवन परियोजना में इसने क्या क्या भवन बनवाए? तो आगरा, इलाहाबाद और लाहौर। आगरा का किला, जहांगीर महल और लाहौर का किला।
सेकेंड में इसने फतेहपुर सीकरी बनवाया, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये निर्माण कार्य और क्या क्या बनवाया बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अकबरकालीन स्थापत्य कला में एक तो संरचनात्मक स्वरूप में इसने किसका, शहतूरों का और मेहराबों का प्रयोग किया। उसके अलावा भवन परियोजना में इसने आगरा का किला बनवाया, जहांगीर का किला या जहांगीर महल बनवाया, लाहौर का किला बनवाया। उसके अलावा सेकेंड चरण में इसने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा दोहरा गुंबद शैली विकसित हुई, मेहराबों का प्रयोग किया, नक्काशी एवं बच्चीकारी का चमकीले रंगों का प्रयोग, अंदरूनी हिस्सों का अलंकरण, खंभों का अग्रभाग, किलों में क्या है, आगरा, जहांगीर, लाहौर, इलाहाबाद और अजमेर एवं अटक का किला। फिर फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और उसके अलावा बीरबल की कोठी, ठीक है। उसके बाद बीरबल की कोठी होगी, फिर दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, ज्योतिष की बैठक, तुर्की सुल्तान की कोठी और दीवाने आम। इतने सारे निर्माण कार्य जो है अकबर के टाइम पीरियड में हुए। अब देखो हुमायूं का मकबरा जो है किसने अकबर के टाइम में बनाया गया था, किसने बनवाया था बताइए। देखो हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की देखरेख में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस भवन के स्थापत्य शिल्पी का नाम था मिराज मिर्जा गियास, जो कि निर्माण कहाँ हुआ, दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे में पहली बार बागानों का उपयोग किया गया, उसे लाल बलुआ पत्थर से बने तोरण युक्त चबूतरे पर स्थापित किया गया। कभी आप दिल्ली जाए तो हुमायूं टॉम्ब आज भी बहुत फेमस है। आकार में कैसा है, अष्टकोणीय है, कैसा है, अष्टकोणीय है और एक ऊंचे गुंबद से आच्छादित है जो वस्तुतः दोहरा गुंबद है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं, अभी बता दूंगी, इसमें दो आवरण और दोनों आवरणों के बीच में जगह छोड़ दी गई। आंतरिक आवरण अंदरूनी हिस्से की छत का काम करता है और बाहरी आवरण इमारत के अनुपात में शल्क कद्र के समान उभरा ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया, यानी कि एक तरह से हुमायूं के मकबरे को किसका, ताजमहल, किसका, ताजमहल से पहले बनी हुई, ताजमहल से भी खूबसूरत जो इमारत है उसका नाम दिया गया। इसके पश्चात बात करते हैं तो मकबरे में क्या है, तो मकबरे के हर एक तरफ मध्य में एक द्वार मंडप है जिसके साथ नुकीला मेहराब लगा हुआ है। मुख्य कक्ष में जाने का रास्ता है। इस भवन के अंदर कई कक्ष बने हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा कक्ष मध्य में है जिसमें सम्राट की कब्र है, यानी कि हुमायूं का जो कब्र है वो सबसे बड़े कमरे में तब्दील है। इसकी सजावट के लिए संगमरमर की पंचघटियों से भी भारतीय प्रभाव दिखता है। हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वगामी कहा गया है। पहली बार इस मकबरे के चारों ओर चार दीवारी का निर्माण किया गया। सही अर्थों में हुमायूं का मकबरा अकबर के शासन की इमारत है, यानी कि एक तरह से बहुत ही सुंदर बनाया था, परंतु खासियतों के कारण इसे मुगलकालीन स्थापत्य काल से अलग माना गया है। यानी कि इस मुगल कालीन जो हुमायूं का मकबरा है वो अपने आप में इतना फेमस है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा इस टाइप से दोहरे गुंबद से बना हुआ है कि लोग इसे आज भी क्या है, इसे थोड़ा सा अलग समझकर चलते हैं, ठीक है। तो ये किसका मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में। ओके, उसके बाद में संरचनात्मक स्वरूप अकबर के टाइम में देखें तो अकबर के शासन काल में मुगलकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में देशी तकनीकों को बढ़ावा मिला। किसको, देशी तकनीकों को। और उसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या थी कि भवन के निर्माण में कौन से पत्थर, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, शहतीरों का अधिकतम प्रयोग, मेहराबों के संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए प्रयोग किया गया। गुंबद जो है लोधी शैली में बनते थे, कभी कभी इसे खोखला बनाया, परंतु तकनीकी तौर पर सही अर्थों में दोहरा गुंबद नहीं होता था, लेकिन इसे आगे चलाने का किसने काम किया, अकबर ने। खंभों का अग्रभाग बहुफलक युक्त होता था। इन खंभों के शीर्ष पर बैकरेट या ताक बने होते थे। अंदरूनी हिस्से के अलंकरण के तौर पर स्पष्ट रूप से बड़ी बड़ी नक्काशी और पच्चीकारी की जाती थी और उन्हें चमकीले रंगों से रंगा जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है ये अलग अलग गुंबद आप देखने को छोटे बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो है ये दोहरा गुंबद है और इसके नीचे जो है एक और गुंबद बनाया हुआ है। यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कमरा है अंदर की तरफ, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल क्वालिटी थी वो किसकी थी, आप समझ सकते हैं, अकबरकालीन स्थापत्य कला की। उसके बाद में भवन परियोजना में अकबर ने क्या किया, दो प्रमुख समूहों में बांटा गया। दोनों अलग अलग चरणों का प्रतिनिधित्व कहते हैं। पहले समूह में मुख्य रूप से आगरा, इलाहाबाद और लाहौर में बने किले हैं और कुछ महल और भवन शामिल है। दूसरा समूह मुख्य रूप से फतेहपुर में बनी नई राजधानी के रूप में परिवर्तित करने वाला था। अब देखो, चार बाग की योजना का मुख्य आधार के केंद्र निकली चार जल नालिकाएं, यानी कि एक तरह से आप देखते हो चार बाग का महल जो है चारों तरफ से नलिकाएं निकल रही है। और उस टाइम में आपको पता होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और 9 रत्नों में से यहीं पर बैठकर तानसेन जो है दीप राग गाते थे और अपने आप दीपक जल जाते थे। मैं खुद जाके आई हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छी अच्छी जो है कृतियाँ उस टाइम में देखने को मिलती है। प्रथम चरण में अकबर के शासनकाल की आरंभिक भवन परियोजनाओं में आगरा के किले का निर्माण,
आप केवल नाम भी याद रखेंगे तो चलेगा। इसका निर्माण किले के रूपी महल के रूप में किया गया। किला रूपी महल, किले के भीतर गुजरात और बंगाल शैली में कई इमारतें बनवाई गई। आगरे के किले का दिल्ली दरवाजा संभवतः अकबर के आरंभिक स्थापत्य प्रयास का नमूना था। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार था और इस दरवाजे के स्थापत्य में नयापन है जो कि भारत में भवन निर्माण कला के नए युग के आरंभ करते हैं। कौन से किले की बात कर रहे हैं हम लोग? अकबर के, जो कि आगरा का किला है। आज भी आगरा फोर्ट बहुत फेमस है। सामने की ओर मध्य से मेहराब पथ और दूसरी अष्टकोणीय दीवारें हैं। पीछे की ओर तोरण युक्त छत जिसमें मंडप और कगूरे बने हुए, लाल बलुए पत्थर सफेद संगमरमर से अलंकरण किया गया है। यानी कि स्पेशली आप बोल सकते हो मेहराब है, उसके अलावा 4 तरीके से बगीचे बने हुए हैं, लाल बलुआ पत्थर है, अष्टकोणीय दीवारें हैं, ये इनकी क्या है? विशेषता है। फतेहपुर सीकरी वेरी इंपॉर्टेंट। फतेहपुर सीकरी आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी एक शहर है। इसका निर्माण एक इस तरह से किया गया कि सहन, दीवाने आम और जामा मस्जिद जैसे सार्वजनिक स्थल निजी महल के ही अंग बने गए। यानी कि फतेहपुर सीकरी जो एक शहर है, इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि सहन, दीवाने आम और जामा मस्जिद ये जो है सार्वजनिक स्थल निजी महल के ही अंग बने हुए हैं। इसमें भवन एक दूसरे के आसपास बने हुए हैं, एक जुड़े हुए हैं। सभी भवनों में बेहतरीन लाल बलुए पत्थर का निर्माण देखने को मिलता है। खंभे, कड़िया, ताक, टाइल और स्तंभों का निर्माण स्थानीय पत्थरों से किया गया, उन्हें बिना गारे से जोड़ा गया। फतेहपुर सीकरी में प्रमुख धार्मिक भवन जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की मजार, धार्मिक भवन, महल और प्रशासनिक भवन भी इंक्लूड है। यानी कि आप ये बताइए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात अभियान के बाद में किया गया था। कब किया गया था? और शेख सलीम चिश्ती कौन थे? ठीक है, जिनके नाम पर इनके पुत्र सलीम जहांगीर का नाम रखा गया था। धार्मिक भवनों का निर्माण अर्धवृत्ताकार या धनुषाकार शैली में किया गया और जबकि गैर धार्मिक भवनों के निर्माण में शहतीरी की पद्धति की प्रमुखता देखने को मिलती है। जामा मस्जिद की योजना बिल्कुल एक मस्जिद के अनुरूप है। मध्य में एक बनामदा, 3 तरह से तोरण और ऊपर की ओर गुंबदनुमा संरचना। तो जामा मस्जिद का फोटो कभी आप सर्च करके देखिए, मैं बता दूंगी अभी। उपासना गृह के लिए पश्चिमी तरफ 3 अलग अलग एकांश स्थल बने हुए हैं। इसमें एक गुंबद है, तोरण पथ है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। इस पर गुजराती प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस टाइप से कितनी सुंदर करती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस टाइप से जो है महलों का निर्माण किया जाता था, जिसमें जाने का, ठीक है, उसके अलावा आप देखते हो जल प्रबंध, उसके अलावा महल का निर्माण और ये सारी चीज़ें जो है जोधाबाई के महल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस टाइम क्या था, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित करवाए गए महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प कौन से? मरियम का महल या जोधाबाई महल के निकट। फिर उसके बाद में बीरबल का महल, यह 2 मंजिला इमारत है जो मरियम महल की तर्ज पर बनी हुई है। तुर्की सुल्ताना की कोठी यानी रुबिया बेगम या सलीमा बेगम के लिए निर्मित यह लघु आकार की इमारत अत्यधिक आकर्षक है। परसू ब्राउन ने इसे कलात्मक रत्न कहा है। फर्ग्यूसन फतेहपुर सीकरी का महल पाषाण का एक ऐसा रोमांस है जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। यानी फतेहपुर सीकरी का जो महल है उसकी फर्ग्यूसन ने बहुत ही क्या की है, तारीफ की है। अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में अकबर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। हाँ, बाद में जाके शाहजहां का स्थापत्य कला एक तरह से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाएगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग जो पॉइंट देखने को मिलता है वो किसके टाइम में था? अकबर तक का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आ गया होगा कि मुगल, देखो बच्चों इसमें आपको याद क्या करना है, इसमें आपको लर्न करना है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला कौन कौन सी थी, मुगल कालीन स्थापत्य कला में आगे क्या क्या चला है, किसके टाइम में क्या भवन निर्माण हुए हैं, किसने क्या क्या बनवाया है, इतना याद करो। उसकी स्पेशल क्वालिटीज क्या थी, ये अगर याद कर लोगे तो इतना आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।